वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, यूट्यूब की इस ऑनलाइन क्लास सीरीज के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बायोलॉजी की क्लास के अंदर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बारे में। निषेचन से पहले अपन या फिर परागण के बाद में अपन एक टॉपिक आता है, उसको पढ़ेंगे, अनिषेचता। अनिषेचता क्या होता है? एक कार्यक्षम तथा पूर्ण जनन सक्षम नरयुग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन के पश्चात भी निषेचन में विफलता होना, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों कार्य समय यानी कि उसके अंदर जन्म करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी उन दोनों के संयोजन के पश्चात भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, उसे अनिषेचता बोला जाता है। अब ये अनिषेचता दो प्रकार की होती है। पहला है अंतरजातीय और दूसरा है अंतराजातीय। इस अंतराजातीय को अपन स्व अनिषेचता भी कह सकते हैं या इसको स्वबंध्यता भी कह सकते हैं। इसमें देखो, अंतरजातीय में क्या होता है, जो अनिषेचता है वो एक ही वंश की अलग अलग जाति में हो। यदि अनिषेचता की जो क्रिया है वो एक ही वंश की अलग अलग जाति में हो तो उसे कहते हैं अंतरजातीय। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अब देखो, दोनों के वंश समान है लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग है, तो इस प्रकार की जो अनिषेचता है वो अंतरजातीय अनिषेचता कहलाती है। अंतराजातीय या फिर स्व अनिषेचता किसे कहते हैं? समान जाति में पाई जाने वाली अनिषेचता होती है, वो कहलाती है स्व अनिषेचता। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं तो प्राइमुला, यानी कि प्राइमुला की जातियों के अंदर यह अनिषेचता पाई जाती है, जिसको कहते हैं स्व अनिषेचता या फिर अंतरा जातीय अनिषेचता कहते हैं। तो ये थे दो प्रकार की, अंतरजातीय और अंतराजातीय। अब बात करते हैं कि अनिषेचता का पादपों पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव की बात करते सबसे पहले बात करते हैं कि पराग कणों का या फिर पराग कणों में अंकुरण का अभाव होता है, यानी कि यदि अनिषेचता होगी तो पराग कणों का अंकुरण नहीं होगा। दूसरा है कि पराग नलिका की या फिर पराग नली की सही जगह पर वृद्धि नहीं होगी। अब पराग नली की सही जगह पर वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, जो युग्मक है उनका केंद्रक संलयन भी नहीं होगा, और यदि केंद्रक संलयन नहीं होगा तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। यानी कि अनिषेचता से मुख्यतः तीन प्रभाव पड़ते हैं। एक तो पराग कणों के अंकुरण में अभाव होता है, दूसरा पराग नलिका की जो वृद्धि है वो सही स्थान पर नहीं होती है, और युग्मक उसके युग्मकों का केंद्र का संलयन भी नहीं होता है। तो ये अनिषेचता के परिणाम थे। अब अपन बात करते हैं निषेचन की।
तो सामान्य परिभाषा देखें तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब बात करें निषेचन की, जो सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो स्टोर्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। अब देखो कि निषेचन कैसे होगा। सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था या फिर पिछले वीडियो अपन ने पढ़ा था कि परागण की क्रिया कैसे होती है। ये थी वर्तिका, ये वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र और ये है अंडाशय। अपने पढ़ा था कि परागकणों का इस वर्तिकाग्र पर चिपकना या फिर पहुंचना परागण की क्रिया कहलाती है। और परागण की क्रिया के पश्चात में परागकणों का अंकुरण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परागकणों का अंकुरण। तो देखते हैं, जैसे ही परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के पश्चात ये जो परागकण है इसका अंकुरण होगा। अब ये अंकुरण की क्रिया है वो इसके अंदर वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ वसा, शर्करा और रेजिन नामक पदार्थ उपस्थित होते हैं और इन पदार्थों के ऊपर डिपेंड करता है कि परागकणों का अंकुरण होगा या नहीं होगा। अब जैसे ही परागकणों का अंकुरण होता है, यहाँ पर एक पराग नलिका का निर्माण होता है। एक परागकण से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसके अंदर एक परागकण से दो पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। अब इस परागकण के अंकुरण होने में जो समय लगता है वो अंकुरण काल कहलाता है। अब बात है कि ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश उपस्थित होता है। तो यहां से ये पराग नलिका अंडाशय की ओर गति करती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। अब ये जो पराग नलिका है इसकी वृद्धि हमेशा अंडाशय की ओर ही होती है। और अंडाशय की ओर होने के कारण इस बीजांड के अंदर उपस्थित कुछ पदार्थ पाए जाते हैं या फिर रसायन पाए जाते हैं और उस रसायन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार होगी। इसलिए जो पराग नलिका की जो वृद्धि है वो हमेशा एक दिशीय और रसायनुवर्ती होती है। तो पराग नलिका का निर्माण हो गया और वो बीजांड में प्रवेश करती है। अब पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की कि परागकण है उसकी संरचना हमने पढ़ी थी, ये अंतःचोल और ये बाह्यचोल और इसके चारों ओर स्पोरोपोलिन का आवरण। आपने पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ जनन छिद्र पाए जाते हैं जो कि संख्या में कितने होते हैं, 1, 2 या 3। अब इस जनन छिद्र के द्वारा अंतःचोल से क्या होगी, ये पराग नलिका निकलेगी। हमारी बात। अब ये अंकुरण के पश्चात यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है। केंद्र का विभाजन होने के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका होती है वो पराग नलिका का निर्माण करने में पूरी यूज आ जाती है, उपयोग में ली जाती है। लेकिन जनन कोशिका एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो यहाँ से ये दो नर युग्मक इस पराग नलिका से होते हुए बीजांड की तरफ गति करेंगे। अब देखते हैं, मैंने सबसे पहले वीडियो के अंदर आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया उसमें बताया था कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है। वो कैसे होती है, तो ये दो नर युग्मकों का निर्माण हो गया। ये पराग नलिका बीजांड के अंदर प्रवेश की। अब देखो बीजांड के अंदर मैंने आपको संरचना बताई थी, एक भ्रूणकोश जिसके अंतर्गत
ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं थी और नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं थी और बीच में एक द्विकेंद्र की कोशिका थी। इसमें अपन ने ऊपर वाली कोशिका का नाम दिया था प्रतिमुखी कोशिकाएं। नीचे में से जो बीच वाली कोशिका था उसको अपन ने कहा था अंडशेष या फिर अंड कोशिका, और इन दोनों को बोला था सहायक कोशिका। अब ये जो बीच वाली कोशिका है वो आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक मादा युग्मक के तौर पर कार्य करती है। अब ये तो है प्राथमिक नर युग्मक यानी कि प्राइमरी गैमेट। ये प्राथमिक नर युग्मक इस बीजांड के अंदर प्रवेश करके इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका से संलयित होता है और इसको हमेशा वास्तविक निषेचन बोला जाता है। समझ बात, यानी कि पराग कणों के अंकुरण के द्वारा 2 नरयुग्मकों का निर्माण हुआ जो कि पराग नलिका से होते हुए बीजांड में उपस्थित भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करते हैं और भ्रूण कोश की अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक के संयोजित होते हैं। इसे कहते हैं वास्तविक निषेचन की क्रिया या फिर निषेचन कहते हैं। इस वास्तविक निषेचन के द्वारा ही युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज विकसित होकर आगे भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाता है या फिर नए जीव का निर्माण करता है। अब ये जो दूसरा नरयुग्मक है यानी कि द्वितीय नरयुग्मक वो भी इसी परागनली से होता है, वो बीजाणु में प्रवेश करेगा और ये जो बीच की कोशिका है इस बीच की द्विकेंद्र की ध्रुवीय कोशिका से निषेचित होगा और इस क्रिया को बोला जाता है त्रिसंलयन। मतलब कि इस कोशिका के अंदर पहले से ही 2 केंद्रक थे और एक इस नरयुग्मक का केंद्रक आ गया, लेकिन कोशिका तो एक बन गई लेकिन इसके अंदर केंद्र कितने बन गए, अब 3 बन गए। तो इसे बोलते हैं त्रिसंलयन की क्रिया। यानी कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल पॉइजन यानी कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। अब जो दूसरा नरयुग्मक है जो कि ध्रुवीय कोशिका से संलयित होता है तो निषेचन के पश्चात ये एक त्रिकेंद्र की संरचना का निर्माण करता है और प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो पहली बार के निषेचन के अंदर तो युग्मनज यानी कि भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरा जो निषेचन होता है उसमें से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। सामान्य रूप से जो भ्रूणकोश है वो भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूण का पोषण करने का कार्य करता है। अब अलग अलग पादपों के भ्रूणकोश भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि भ्रूणकोश कितने प्रकार के हैं। भ्रूणकोश सामान्य रूप से भ्रूणकोश है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है कोशिकीय भ्रूणकोश, दूसरा है केंद्रकीय भ्रूणकोश और तीसरा है हेलोबियल भ्रूणकोश। क्या फर्क है सिंपल सा बता देते हैं। कोशिकीय यानी कि जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है, अभी मैंने बताया प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण होता है और उस प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक एक बार विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है और उसके बाद में एक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है और उसके पश्चात प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ जीव द्रव्य विस्तार बन जाता है और अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश। केंद्रीय भ्रूणकोश यदि प्राथमिक भ्रूणकोश के अंदर उपस्थित केंद्रक होता है वो एक से अधिक केंद्रकों के अंदर विभाजित हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं केंद्रीय भ्रूणकोश। और हेलोबियल के अंदर क्या होता है, कोशिकीय और केंद्रीय दोनों के मिश्रित रूप का जो भ्रूणकोश होता है उसको बोलते हैं हेलोबियल, यानी कि उसके अंदर कुछ केंद्रक भी होते हैं और कुछ कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये 3 प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं। अब बात करते हैं कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। तो देखते हैं भ्रूण का परिवर्तन। मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूं। सबसे पहले अपन देखें
कि नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन हुआ तो एक युग्मनज का निर्माण होता है, और जो युग्मनज होती है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है। ये युग्मनज है द्विगुणित यानी कि 2n की कोशिका है। इसमें क्या होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर यानी कि जो निभाग, बीजांड का जो निभाग भाग है, ऊपर चले जाए वाला भाग, ऊपर की ओर वाली कोशिका कहलाती है शीर्षस्थ कोशिका, और नीचे वाली कहलाती है आधार्य कोशिका। अब ऊपर वाली कोशिका के अंदर होता है अनुदैर्ध्य विभाजन यानी कि लंबवत विभाजन होता है, और नीचे वाली कोशिका के अंदर वापस अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और दोनों के अंदर दो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। अब इस वाली कोशिकाओं को बोला जाता है ध्रुवीय कोशिका, और नीचे जो कोशिका है इसको बोला जाता है निलंबक सेल या फिर निलंबक कोशिका। अब वापस ऊपर वाली कोशिका के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन और होता है, और 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस 4 कोशिकाओं के अंदर इसको बोला जाता है चतुष्टांग। क्या बोलते हैं? चतुष्टांग। अब ये जो निलंबक की कोशिका है, इस निलंबक की कोशिकाओं के अंदर भी 5-7 अनुप्रस्थ निरंतर विभाजन होते हैं, और यहाँ पर 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और जो सबसे नीचे वाली कोशिका होती है वो एक फूल कर बड़ी हो जाती है और चूसकांग कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि चूषण का कार्य करती है। इसको बोलेंगे चूसकांग कोशिका। अब वापस इस 4 कोशिकाओं के अंदर एक समसूत्री विभाजन और होता है, और 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से, और ये नीचे निलंब की कोशिकाएं है। अब एक बार फिर इसके अंदर, अब इसको कहेंगे बाह्य त्वचाजन। क्या कहेंगे? बाह्य त्वचाजन। अब इसके अंदर एक बार फिर समसूत्री विभाजन होता है, और ये प्रत्येक जो 8 कोशिकाएं, प्रत्येक अन्य समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 कोशिकाएं और बन जाएगी। इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार की बनती है, और नीचे ये निलंबक की सेल है ये। अब ये जो बाह्य है, यानी कि एक जो 8 कोशिकाओं से 16 कोशिकाओं का निर्माण है, उसमें एक बाह्य स्तर बन जाता है, एक अंत स्तर बन जाता है। बाह्य स्तर होता है, इसको बोलते हैं बाह्य स्तरजन, और अंदर वाला होता है अंतः स्तरजन। लेकिन ये जो कहलाएगा, 4 कोशिकाओं का चतुष्टासन, 8 कोशिकाओं ये कहलाएगा अष्टासन। क्या कहलाएगा? अष्टासन। इस अष्टासन के जस्ट नीचे वाली कोशिका या फिर भ्रूणीय सिरे के सबसे ऊपर वाली कोशिका, इसको बोलते हैं अध स्फीतिका की कोशिका। अब ये जो अष्टासंक है वो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होकर एक हृदयाकार आकृति का बन जाता है। वो देखते हैं किस प्रकार होता है।
इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। इसमें सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है इसको बोला जाता है रंभजन। सेकंड नंबर का जो बीच वाला है इसको बोलते हैं वल्कुटजन, और सबसे बाहर वाला है वो इसको बोलते हैं डर्मेटोजन। ये 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर 2 पानियों का निर्माण होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से 2 पालियों का निर्माण होता है। ये सारी कोशिकाएं होगी इसके अंदर जो कि मधुतक कोशिकाएं होगी। अब इन दोनों पालियों से बीज पत्र का निर्माण होता है, और इन दोनों पालियों के बीच वाले जो ये वाला भाग है इसको बोला जाता है मूलांकुर, प्रांकुर। ये कहलाती है प्रांकुर, यानी कि प्रांकुर का निर्माण करती है, और ये दोनों पालियां हैं बीज पत्र का निर्माण करती है। और ये जो अधः स्थिति का यानी कि इस भ्रूण सिरे के जस्ट नीचे वाली कोशिका रहती है ये मूलांकुर का निर्माण करती है। अब ये जो पाली वाला जो संरचना है वो अब एक पूर्ण रूप से बीजांड या फिर भ्रूण का निर्माण करेगी। वो संरचना इस प्रकार से होगी। इस प्रकार की संरचना होती है। अब देखो ये बीच वाली जो संरचना मैंने बनाई है ये है आपका भ्रूण, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। ये ऊपर ये संरचना है जिसके अंदर ऊपर वाली ये बीज पत्र है, बीच वाला प्रांकुर है। ये प्रांकुर विकसित होकर प्रांकुर तंत्र का निर्माण करता है, और ये जो मूलांकुर है नीचे वाला ये मूलांकुर होता है वह मूल तंत्र का निर्माण करता है। अब ये तो हो गया भ्रूण का परिवर्धन। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक युग्मनज की कोशिका होती है, जो युग्मनज द्विगुणित होती है, उसका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, शीर्षस्थ और आधार्य। शीर्षस्थ के अंदर वापस अनुदैर्घ्य और आधार्य के अंदर वापस अनुप्रस्थ से वापस 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर वाली कहलाती थी ध्रुवीय और नीचे वाली निलंबक। अब वापस ऊपर वाले के अंदर समसूत्री विभाजन यानी कि अनुप्रस्थ तो 4 कोशिकाओं का निर्माण यानी जिसे चतुष्टांग कहते हैं, और नीचे वाली जो निलंबक कोशिका होती है उसमें से 6 से लगाकर 7 अनुप्रस्थ विभाजन कंटिन्यू होते हैं, और उसके अंदर 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण होता है। सबसे नीचे वाली कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है जो चूसक का कार्य करती है, इसलिए इसको चूसकांक कोशिका कहते हैं। वापस 4 से अष्टासन का निर्माण होता है, अष्टासन से वापस 16 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे बाह्य वाली को बाह्य त्वचाजन और अंदर वाली को अंत त्वचाजन। इससे वापस हृदयकार संरचना का निर्माण होता है जिसके अंदर 3 प्रकार की परतें बनती हैं, अंदर वाले रंभजन, फिर वल्कुटजन, फिर डर्मेटोजन। ये इस हृदयकार के अंदर 2 पालियों का निर्माण होता है जिससे बीज पत्र का निर्माण होता है, और इन दोनों पालियों के बीच वाली संरचना वो क्या आती है प्रांकुर यानी कि प्रांकुर का निर्माण करती है, और इस नीचे वाली कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है, और ये निषेचित बीजांड है। अब इसके अंदर ये जो अध्यावरण है निषेचन के पश्चात ये बीजांड, जो बीजांड होता है निषेचित वो बीज का निर्माण करता है। निषेचित बीजांड बीज का निर्माण करता है, और अंडाशय होता है वो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करता है। अब इस बीज पत्र के बाद में जो बीज बनेगा उस बीज का ये जो अध्यावरण होंगे, यदि 2 अध्यावरण में से जो बाहर वाला अध्यावरण होगा वो बीज आवरण निर्माण करेगा। जो बाहर वाला आवरण होता है उसको बोला जाता है टेस्टा, और अंदर वाला जो अध्यावरण होगा बीज का उसको बोलते हैं टैगमेन। ये 2 प्रकार के बीजों के आवरण होते हैं, और ये बीज वृंत से बीज का वृंत बनेगा। ये था भ्रूण का परिवर्तन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे फल कितने प्रकार के होते हैं और बीज कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।